अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है जो फ़ेस टू फेस क्लास होनी है रिगार्डिंग उसके, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस मिस की हैं डिफॉर्मेशन के लिए उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी, बिकॉज़ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है और इसमें हमने MCQs कुछ सेलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। उसको मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। जिन बच्चों ने क्लासेस मिस की हैं उनके लिए मैं इतना कहूँगा कि हमारे पास ये मैं आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। यहाँ पर ये नोट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर लेक्चर की रिकॉर्डेड नोट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, वैसे मेरी फुल ट्राई होगी कि आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक एज वेल। जो जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो साथ साथ टॉपिक को भी मैं या उसके कंटेंट को भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते साथ ही पता चल जाता है डिफॉर्मेशन का है और स्प्रिंग से रिलेटेड है। स्प्रिंग से रिलेटेड जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो कंबाइंड के की बात होती है या कंबाइंड एक्सटेंशन की बात होती है। दीज स्प्रिंग्स आर आइदर इन सीरीज कॉम्बिनेशंस या पैरेलल में है, इन कॉम्बिनेशंस के अंदर है, ठीक है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर स्प्रिंग जो है वो सीरीज़ के अंदर हों तो उनकी जो एक्सटेंशंस हैं वो ऐड अप हो जाती हैं, और अगर वो पैरेलल हों तो उनका जो लोड है, जो फोर्स है, वो शेयर हो जाती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है। देखिए वो कहता है नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच हैविंग द सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। ये नहीं, आइडेंटिकल होने का ये एक समझ लें आप। अगर उसने नाम भी दिया हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है तो आइडेंटिकल कह दिया तो उसका मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर मटेरियल सेम है, मींस आइडेंटिकल में मटेरियल भी सेम आता तो उसका यंग मॉडुलस भी सेम होगा। दे आर ज्वाइंड इन द फोर अरेंजमेंट्स, विच अरेंजमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। सबको डिफरेंट लोड्स दिया गया है, तो अगर स्प्रिंग एक है, के एक है, तो वो एक फोर्स के ऊपर एक जैसी एक्सटेंशन शो करेगा। सपोज वो 1 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन शो कर रहा है x, इसको मिल रही है 2 न्यूटन फोर्स, तो ये स्प्रिंग 2x एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी 2x एक्सटेंड हो जाएगा। और सीरीज में हम कहते होते हैं कि एक्सटेंशंस आर ऑलवेज एडेड, extensions are always added. So 2x plus 2x, that makes 4x for the load of 2 Newton. Now 1 Newton इसको भी मिल रहा है, 1 Newton इसको भी मिल रहा है, 1 Newton इसको भी मिल रहा है when they are suspended। तो 1 Newton के ऊपर तो extensions x थी और ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, extensions add up होती हैं तो that is 3x। Now come towards this combinations। इस स्प्रिंग को 3 न्यूटन मिल रहे हैं क्योंकि ये शेड है मिडल में, इसको भी 3 न्यूटन मिल रहे हैं और 3 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन 3x है। सो इट हैज़ 3x, चूंकि ये पैरेलल है तो पैरेलल में एक्सटेंशन रिमेन सेम, तो इसकी एक्सटेंशन होगी 3x। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा हुआ वो यूँ इसको समझ सकते हैं कि जब ये 3x नीचे आएगा तो ये भी 3x नीचे आएगा, तो ओवरऑल ये 3x ही नीचे होंगे, जबकि जब ये x नीचे आता था, ये x नीचे आता था तो ये और लंबा होता जाता था ऐसे, ठीक है। सिमिलरली आप इस पे आ जाएं, 8 न्यूटन इज शेयर्ड अमंग 3, तो ये आपके पास 2.666 न्यूटन के लिहाज से शेयर हो रहा है, तो इसकी फिर एक्सटेंशन भी 2.6x ही होगी और इसकी टोटल एक्सटेंशन आपके पास 2.66x होगी। तो फिर ज़्यादा एक्सटेंशन किसके पास गई? ए कॉम्बिनेशन के पास ज़्यादा एक्सटेंशन गई। कॉन्सेप्ट क्या चलेगा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है जी। जिसने लेसन मिस किए हुए हैं और उसको स्टिल इसी भी एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आई तो वो फिर आपके वो नोट्स कंसिडर करें, ये जस्ट एक दफ़ा मुझे बता दें कि कितने बच्चे हैं कि लेसन रिपीट ही ना करना पड़े उनके लिए, ठीक है। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस? इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के स्ट्रेस की तो यूनिट होती है फोर्स ओवर एरिया और स्ट्रेन रेशियो है। स्ट्रेन रेशियो है तो रेशियो का कोई इशू नहीं होता, ठीक है।
तो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया ही बनती है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर ही बनती है। ये वैसे चूंकि सामने आ गया था तो मैंने कहा इसको टच कर ले, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो आम से हो जाता है बच्चों से। कहता है, a rubber cord hangs from a rigid sport, a weight attached to its lower end is gradually increased from 0 and then gradually reduced to 0। आपको ये अमूमन रबर वगैरह के साथ ये केस होता है, आपने इसको स्ट्रेच किया और फिर जब आपने इसको छोड़ा तो ये वापस अपनी जगह के ऊपर आ गया। ये अपना इलास्टिक बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज शो कर रहा है। रबर अमूमन ऐसे ही करता है, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बताया था कि ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इसकी तो बहुत पहले क्रॉस हो चुकी हुई है, लेकिन ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन में ही है, प्लास्टिक में नहीं गया क्योंकि इसकी परमानेंट एक्सटेंशन नहीं आई। कहता है ये जो ग्रे एरिया है, What does the shaded area between the curve represent? अब फोर्स एक्सटेंशन में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेन एनर्जी होती थी या जो वर्क डन होता था उसको स्ट्रेच करने में। तो अगर मैं ये सेकंड लाइन भूल जाऊं, देखिए ज़रा यहाँ पर ये मेरे पास एक ग्राफ है और मैं इसको ऐसे शो करता हूँ। तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आना है, इसके अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ आना है, ये इसका वो स्ट्रेन एनर्जी है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जो इसके अंदर स्टोर है, ये इसका सारा एरिया अंडर द ग्राफ। अगर ये ऐसे ही वापस आ जाता है, ऐसे ही वापस आ जाता है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसने गिव ऑफ की है वो भी सेम होगी। लेकिन इस केस के अंदर अब ये जो गिव ऑफ एनर्जी कर रहा है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं जो एनर्जी रिकवर हुई है, दैट इज लेस एरिया अंडर द ग्राफ है। तो फिर ये जो ग्रे एरिया, ये मिसिंग एनर्जी है, ये किधर गई है? तो ये नॉर्मली हीट डेसिपेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। मैंने आपको कार टायर की एग्जांपल्स दी थी कि अगर आप लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो कुछ देर बाद कार टायर जो है वो हीट अप हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके से जिस फोर्स के साथ या एनर्जी के साथ वो स्ट्रेच हो रहा था उसी तरीके से वो वापस उससे कम एनर्जी में अपनी जगह पे आता है। ठीक है, तो वो जो मिसिंग एनर्जी है दैट इज बेसिकली डेसिपेटेड एज हीट। तो फिर इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आ जाता है, द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी डेसिपेटेड टू अ रबर। ठीक है, फाइन। ये वो क्वेश्चन था जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। ठीक है, अमूमन जब फेस टू फेस क्लास होती है तो इसमें बड़ी डायग्राम ड्रॉ करना, फिर उसी में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो ये कहता है कि हमारे पास एक स्पेसिमेन है क्रेन का, और वो एग्जैक्टली उसमें वही मटेरियल इस्तेमाल किया गया जो ओरिजिनल क्रेन में इस्तेमाल किया था, जिसको आप ना ये रेप्लिका कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके छोटे साइज के अंदर है वो। फाइन, आजकल ये बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने ना गीगा मॉल के अंदर शो किए हैं। गीगा कंपनी ने अपने 6-7 प्लाजा जो है वो उधर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही डिस्प्ले किया हुआ छोटे साइज के अंदर। तो ये क्रेन के मॉडल को उन्होंने बनाया है, मटेरियल उन्होंने सेम रखा है। कहता है द मॉडल इज मेड अप ऑफ क्रेन, इट्स लोड एंड द क्रेन सपोर्टिंग द लोड। द मटेरियल यूज्ड फॉर ईच पार्ट ऑफ द मॉडल इज सेम एज इन द फुल साइज क्रेन। लेकिन जो मॉडल क्रेन है वो 1/10 छोटी है। मॉडल क्रेन इज 1/10 ऑफ द फुल साइज, ये 10 टाइम्स छोटी है इन और लीनियर डायमेंशंस। यानी अगर किसी पार्ट की लेंथ 10 मीटर है तो मॉडल ट्रेन वाले की 1 मीटर होगी। ये लोड अगर आपको नजर आ रहा है लीनियर डायमेंशन में, इसकी ये हिस्सा जो है ये 1 मीटर है, तो मॉडल ट्रेन में ये 1/10 मीटर होगा। ये वो एक्सप्लेन करें। कहते हैं शो दैट व्हाट इज द रेशियो of the stress in the cable, इस केबल की वो बात कर रहा है। stress in the cable, ये ज़हन में रखना है आपने, stress in the cable on the full size crane and stress in the cable on the model crane, इनमें कोई फर्क है या नहीं है? तो ये क्वेश्चंस बड़े एहतियात के साथ करने वाले हैं, क्योंकि जो लीनियर डायमेंशंस होती हैं वो तो आप बड़े आराम से अगर एक की L है तो दूसरे की L/10 कर लें। लेकिन जब केबल की बात आएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की आएगी, डायमीटर की आएगी, और उसमें d² इस्तेमाल होता है। तो अगर एक केबल का डायमीटर d है तो दूसरे का d/10 होना है, और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 100 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से मैस एक बड़ा इशू है। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ,
मास हमारे पास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी आपने सेम रखी हुई है क्योंकि सेम मटेरियल का वो इस्तेमाल हुआ है, तो देखें ज़रा वॉल्यूम हमारे पास उसका ब्रेकअप क्या है। लेंथ अगर वो क्यूब है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन अगर वो क्यूब है तो वो हमारे पास 3 टाइम्स आ जाता है। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो फुल साइज क्रेन होगी वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 टाइम ग्रेटर होगा। ये इसका कोर इशू था इस क्वेश्चन का, कि वो 10 टाइम्स के फर्क पे नहीं होगा, वो 1000 के फर्क के ऊपर होगा। मॉडल ट्रेन का मॉडल ट्रेन 1/1000 होगा और फुल ट्रेन इज, अगर V है तो फिर मॉडल ट्रेन 1/1000 होगा, और अगर फुल आप कह सकते हो साइज क्रेन का वॉल्यूम 1000 है तो फिर जो मॉडल होगा वो मॉडल का वॉल्यूम जो होगा वो खाली V होगा। ये उससे 1000 टाइम्स बड़ा है, यानी अगर 10 टाइम्स का डिफरेंस हो तो क्यूब की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो 1000 आ जाए। जब वॉल्यूम इसका 1000 बढ़ जाएगा तो फिर इसका जो मास है, अगर इस फॉर्मूला में देखें, अगर मास और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो अगर फुल साइज क्रेन 1000 टाइम्स वॉल्यूम में ज़्यादा है तो मास भी फुल का 1000 टाइम्स ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। स्ट्रेस इन द फुल साइज, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स ओवर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास जो आपकी आ रही है मॉडल ट्रेन, वो है 1000 टाइम्स लेस है उसमें फोर्स। ठीक है, और एरिया जो है वो 100 टाइम लेस है ड्यू टू आपका जो डायामीटर है उसका स्क्वायर होने की वजह से, तो 10 टाइम्स रिड्यूस था स्क्वायर की वजह से 100 टाइम्स कम हो गया। तो ये मैं मॉडल ट्रेन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेस फॉर मॉडल ट्रेन, फॉर मॉडल क्रेन, सॉरी मैं ट्रेन ही कहता जा रहा हूं। स्ट्रेस फॉर मॉडल क्रेन, फोर्स 1000 टाइम लेस, एरिया 100 टाइम लेस, तो आपके पास F ओवर A का रेशियो बन जाता है। F ओवर A, फिर F तो फुल साइज का हुआ ना, एरिया भी फुल साइज का हुआ, तो ये आपके पास बन जाता है 100 ओवर 1000। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, F ओवर A आप साथ लगा लें, तो ये आपके पास बन जाता है 0.1। तो स्ट्रेस जो मॉडल क्रेन की है वो 0.1 बन जाती है, यानी कि अगर फुल साइज अगर आपके पास 1 है और ये 0.1 आ जाता है तो फिर आपके पास जो ये रेशियो बनती है ये 10 के पास बन जाती है। ठीक है, ये इसका ये इसका कॉन्सेप्ट था कि दोनों के बीच में रेशियो क्या है, तो दोनों के बीच में रेशियो 10 बनती है। स्ट्रेस इन द केबल फुल साइज क्रेन, स्ट्रेस इन द केबल ऑफ द मॉडल क्रेन। लेकिन अगर आप देखें इनके मॉडल में साइज का डिफरेंस भी 10 था, तो आप कहते हो यार सीधा वही लिख देते हम, लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरा प्रोसेस है और वो यहाँ से एग्जीक्यूट होता है कि वॉल्यूम आपका 1000 टाइम, फिर मास भी 1000 टाइम बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर फुल साइज क्रेन का जो ये लोड है ये F है, तो जो मॉडल क्रेन होगा वो F/1000 होगा इस मास की वजह से। और फुल साइज क्रेन का अगर एरिया A है तो मॉडल क्रेन का एरिया A/100 होगा। दोनों को आपने सेटल किया तो आपके पास 10 आंसर आया इस चीज का। ये इधर 0.1 आ जाना, इधर 1 आ जाना, तो दैट मेक्स 10। तो ये आपका B आंसर आ जाता है। ठीक है जी, इसको रिवाइंड करके प्लीज देखिए आप। अच्छा, ये इस वजह से सेलेक्ट किया है कि ये नॉर्मली जब इस स्टार्टिंग में आया था ये, तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अब तो खैर ये फेमिलियर हो चुका है ये पैटर्न। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज अ लार्ज क्रेन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट लिफ्टिंग अ क्यूब शेप्ड लोड। A model is made up of crane
its load and the cable supports the load, the material is the same, सारा कुछ सेम है, सिर्फ उसकी जो आउटकम्स हैं वो उसने चेंज किए हैं। कहता है एक्सटेंशन ऑफ द केबल ऑन द फुल साइज क्रेन, एक्सटेंशन ऑफ द केबल ऑन द मॉडल क्रेन की रेशियो फाइंड आउट करो। एक्सटेंशन के अंदर चला गया वो, तो एक्सटेंशन के अंदर अगर आपके पास एरिया, लेंथ और इस किस्म की वो बातें कर रहा है तो फिर आपके पास बहुत फेमिलियर फॉर्मूला है, वो यंग मॉडुलस का बनता है जो इन सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा होता है। तो लेट्स हैव अ लुक हियर, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू FL ओवर AE, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। जिन बच्चों ने मिस किया हुआ वो ज़रा इसको देखेंगे कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन ओवर लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाती है, हमारे पास FL ओवर AE आ जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक्सटेंशन निकालें, एक्सटेंशन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा मैं जैसे मुझे स्पेस मिलती जा रही है मैं इसको करता जा रहा हूँ। E इज इक्वल टू FL ओवर A कैपिटल E, दिस इज द यंग मॉडुलस। ठीक है, अब चूंकि यंग मॉडुलस ने सेम रहना है और उसको जब हम इस रेशियो में लेकर आएंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास जो है फोर्स, ये जो ओरिजिनल क्रेन है उसकी 1000 टाइम्स ग्रेटर है मॉडल क्रेन से, और जो लेंथ है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है मॉडल क्रेन से, और जो एरिया है वो 100 टाइम्स ग्रेटर है मॉडल क्रेन से। तो ये आपके पास एक्सटेंशन की रेशियो जो है वो 100 आ जाती है। सो दैट इज द रेशियो। ठीक है, इसको एक और मेथड से भी किया जा सकता है, वो ज़रा देख लें। यहाँ पे जितना कोई मैथ में ज़्यादा एक्सपर्ट है वो कर सकता है कि रेशियोज कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं। जैसे ये फुल साइज के लिए ई जो था ये वाला फॉर्मूला जो यंग मॉडुलस का फॉर फुल ट्रेन, आप बल्कि ऐसा करें, इसी की एक्सटेंशन को ऊपर लिख देते हैं हम, E इज इक्वल टू FL ओवर A यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय F मॉडल ट्रेन, L मॉडल ट्रेन ओवर एरिया ऑफ मॉडल ट्रेन और उसका यंग मॉडुलस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये यंग मॉडुलस तो कट जाएगा, एरिया भी 100 के डिफरेंस के साथ रिमेन रहेगा। सिंपल इक्वेशन यही बनेगी जो मैंने यहाँ पर सॉल्व की है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर इसका 100 रेशो बन जाना है इसमें। ठीक है, मैंने ये इस वजह से आपको कह दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी कि ये E कैसे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो मैंने ये E एक्सटेंशन का पूरा जो ये यहाँ पे दिया हुआ है फुल यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। इस इक्वेशन को अब आप सिंप्लीफाई करें, आपके पास यही आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये जो F है ये 1000 FM के बराबर है, तो 1000 रह जाएगा, FM कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10L जो है LM, ये LM है वो 10L है, 10 LM के बराबर हो जाएगा, तो LM कट जाएगा, 10 रह जाएगा और आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाते ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, ये देखें, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये रबर बैंड का जिक्र आ रहा है, डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, दे आर आउट ऑफ द सिलेबस नाउ, वहाँ से ये निकल चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड ओवर अ रेंज विद इन विच इलास्टिक डिफॉर्मेशन अकर, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। बात जो आपने जहन में रखनी है वो सेंटीमीटर को जहन में रखनी है आपने। K इज इक्वल टू 3.0 न्यूटन पर सेंटीमीटर। कहता है कि विच रो, ये आपको वैल्यू देगी 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट बताई जाएगी। तो
तो मैं आप इनको ट्राई करेंगे, किस फॉर्मूला से ट्राई करेंगे? F इज इक्वल टू के एक्स से। जैसे मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन को ट्राई करता हूँ, F 3 न्यूटन है और के हमारे पास हमारे पास 3 है, तो x हमारे पास 1 बच जाता है। अब स्ट्रेन एनर्जी 1.5 मिली जूल, स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ एफ ऑफ एक्स। हाफ हमारे पास ये है, एफ हमारे पास 3 न्यूटन है, एक्सटेंशन हमारे पास 1 सेंटीमीटर आई थी, इसको मीटर में बनाना है 0.01, तो ये आपके पास 1.5 मिली जूल में नहीं आएगी, रॉन्ग आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन डी के साथ बनेगी। सीधा मैं इसी पे जाता हूँ, आप इसके बीच में सबको सॉल्व करोगे ऐसे ही आएगी और आपके पास 960 मिली जूल, मिली को कंसीडर करना है, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें फैमिलियर मिल जाएंगी, यानी फोर्स भी सेम, फोर्स और एक्सटेंशन से मिलकर के आपका बन रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका सही नहीं आ रहा होगा, तो आपने इसको देख लेना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये a steel spring has a spring constant 11। इसको देखते हैं ये हमारे पास कैसे आता है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, व्हेन a 25 न्यूटन वेट इज हंग फ्रॉम द स्प्रिंग इट इज स्ट्रेच्ड लेंथ आपके पास 55 सेंटीमीटर है। व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ? अगर हमारे पास फोर्स मौजूद है and we have an extension, we go for F is equal to kx, आप यहां से x फाइंड आउट करोगे, फोर्स इज 25, दिस इज 150, तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंशन है। अब देखें जो स्ट्रेच लेंथ है, इसको मीटर्स में करते हैं, 0.55 माइनस एक्सटेंशन, और ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ आ जाती है। ठीक है, और ये तकरीबन ये वाली बन जाती है मीटर्स में, इस वजह से मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। अ लिफ्ट इज सपोर्टेड बाय 2 स्टील केबल्स ईच ऑफ लेंथ 20 मीटर। अब देखिए कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, जैसे 2 स्प्रिंग पैरेलल थे, एक लिफ्ट को 2 केबल्स ने उठाया हुआ है। ठीक है, दोनों केबल्स डेफिनेटली पैरेलल होंगी। ईच ऑफ द केबल कंसिस्ट ऑफ 100 पैरेलल स्टील वायर्स। तो फिर आपके पास जो 2 पैरेलल केबल हैं उनके पास फिर 200 पैरेलल स्टील वायर्स हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। एक तो ये है कि सपोर्टेड बाय 2 केबल्स। ठीक है कैसे होंगी ये? पैरेलल, और 100 इन ईच है, तो इसका मतलब है 100 into 2, दैट मेक्स आपके पास 200 टाइनी केबल्स पैरेलल लगी हुई हैं। तो अगर हमें उसका के पता चल जाए, 200 स्प्रिंग्स का समझें आप, केबल्स को स्प्रिंग ही समझते हैं, तो फिर F इज इक्वल टू के एक्स हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मास है, ये 70 kg मास है। अगर हम इसको mg बना लें, MCQs के अंदर ना आप ये 10 के साथ कर सकते हैं ताकि जल्दी से नियर तरीन जाने के लिए ना उसके आंसर। यंग मॉडुलस और एरिया की हेल्प से हमने के निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी, यानी कि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो F इज इक्वल टू के एक्स होगा। x इज इक्वल टू F है हमारे पास 700 और k हमने फाइंड आउट करना। फॉर k लेट्स सर्च इन, इस यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर k के लिए क्या है? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला FL/AE। ठीक है जी, F होता है KE के बराबर, L/AE, ये कट गया। कई बच्चे डायरेक्ट इसको जानते हैं, इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
अब लेंथ भी है हमारे पास 20 मीटर, और हमारे पास आ जाता है यंग मॉडुलस भी है। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज, यंग मॉडुलस की वैल्यूज, ये वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डालें आपके पास। मेरे पास चूंकि आंसर लिखे हुए हैं, मैं इसको जल्दी वीडियो को टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं इसको आंसर आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो के हमारे पास आ जाता है 33600 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, लेकिन ये के आया, आपको चाहिए के टोटल। देयर आर 200 वायर्स, तो फॉर 200 वायर्स, 100 एक केबल में, 100 दूसरे में, फॉर 200 वायर्स, तो आपके पास जो के टोटल होगा पैरेलल के अंदर, वो K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू K200 तक जाता है वो। तो आपके पास ये अब चूंकि के आ चुका हुआ है, सारे स्प्रिंग्स का के आ चुका हुआ है, तो इसको अगर आप 200 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पूरा के टोटल निकल आता है। ये के टोटल आपने यहां पे लगा देना है 700/KT F इज इक्वल टू KX के अंदर, तो आपके पास डिजायर्ड एक्सटेंशन निकल आएगी विच इज 0.1 मिलीमीटर। ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाती है इसमें। ठीक है, ये जो जिनके ऊपर मैं स्टार कर रहा हूँ, ये था या क्रेन के केसेस थे, ये अपने टाइप के डिफरेंट केसेस हैं, तो ये क्लास बन जाती है। अब जैसे मिसाल के ज़्यादा केबल्स होंगी तो ज़्यादा केबल्स वाले ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको सीरीज वाली केबल्स भी मिलेंगी, वो उनका क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करना है कि अगर दो पाइप इकट्ठे जोड़ दिए जाते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाती है। ये तो पैरेलल थी ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ना आप ऐसा करें कि मैं चले एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ ताकि हमारा वीडियो का जो पूरी टाइम ड्यूरेशन है वो मुकम्मल हो जाए। कहते हैं द ग्राफ इज अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर वायर अंडर गोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वायर टू इंक्रीज एक्सटेंशन फ्रॉम 10 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर। देखिए जो वर्क डन है वो तो एरिया अंडर द ग्राफ है। अगर आपने 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक यहां तक इसको एरिया अंडर द ग्राफ लेना है, एक आप यहां पे कर ले और फिर आप यहां पे कर ले इसको, कि ये हमारे पास 10 से 20 के बीच में एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। यूनिट्स आप सेटल करना है, 10⁻³ मिली को रिमूव करना है, तो एक तो तरीका ये आ जाता है। दूसरा तरीका ये आ जाता है कि आप इस 20 के पूरे का एरिया अंडर द ग्राफ लें और फिर 10 का पूरे का अंडर द ग्राफ लें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास इस एरिया का वर्क डन या स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, सो मैं पहले जो गिवन है उसी को देखता हूं। जैसे ये हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है और ये हमारे पास ट्रेपीजियम बन रहा है। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 2 + 4 और हाइट है हमारे पास 10 × 10 × 10⁻³ मिली को भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन यहां पर केजी है तो केजी को हमने मल्टीप्लाइड बाय 10 भी करना है। ठीक है, तो ये 20 हो जाता है और ये 40 हो जाता है। इसको आप सेटल करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आता है इसका 0.28 के बराबर आएगा। या फिर आप इस एरिया को ले लें और ये सारा एरिया ले लें, ये अंडर द ग्राफ ये बी ले लें, बी में से ए माइनस कर दें तो ये एरिया आपके पास डन हो जाता है एरिया अंडर द ग्राफ में। लेकिन यूनिट्स को सेटल करना आपका काम बनता है। हाफ f of x है तो f शुड बी इन न्यूटन, x शुड बी इन मीटर।
ठीक है। किसी जगह जगह पे तो वैसे ही तुक्के लग जाते हैं, लेकिन दिस इज़ द वे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करें।